कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो आसान हो, तो हम जेईई मेंस के अंदर एक फिजिक्स के अंदर एक ठीक ठाक सा स्कोर प्राप्त कर सकते। और फॉर्मूले दिमाग में रख लिए ना, तो जेईई मेंस में जब आप बैठोगे तो आपको याद आएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं यार आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारा वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर हमारा जेईई का एग्ज़ाम आ चुका है, आप हमें हर चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो आसान हो, जिनसे सवाल आने के चांसेस पूरे हों, और हम अगर उन टॉपिक्स को ही कर जाएं तो हम जेईई मेंस के अंदर एक फिजिक्स के अंदर एक ठीक ठाक सा स्कोर प्राप्त कर सकते। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 100 में से 100 मार्क्स ले आएंगे, 100% स्कोर कर पाएंगे, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हो, जो टॉपिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हर चैप्टर के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, अगर आपने वो टॉपिक्स सुन के कर लिए ना यार, और फॉर्मूले दिमाग में रख लिए ना, तो जेईई मेंस में जब आप बैठोगे तो आपको याद आएंगे कि यार सर ने ये टॉपिक बताया था, मैं करके आया, देखिए सवाल आया, इजी सवाल है, ख़त्म कर देते हैं मामले को। तो बेटा जी, आज का टॉपिक बेहद खास होने वाला है। सभी बच्चों को बोलूँगा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सुनिए। मैं शुरुआत करूँगा कक्षा 11वीं से, फिर मैं आपको कक्षा 12वीं, 11वीं और 12वीं के कुछ ऐसे टॉपिक्स, देखिए टफ की बात नहीं करूंगा मैं इसमें। मैं क्या बताने आया हूं आज, कि सिर्फ वो कर लीजिए जो आज मैंने बताया। अगर वो भी कर लेते हो, उतना भी कर लेते हो, तो एक बहुत अच्छा स्कोर आप जेईई मेंस के अंदर प्राप्त कर पाओगे। टफ टॉपिक की बात नहीं करेंगे, जैसे कि रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अब ये चैप्टर वास्तव में अब बनने को इससे बहुत आसान सवाल भी दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान पड़ेगा नहीं आपको कि आप इसको कर लो, समय कम है, लो यार फटाफट से रोटेशनल पढ़ ले। रोटेशनल में समय खर्च करोगे, बजाय इसके आपको एक ऐसा टॉपिक बता दूं या दो ऐसे टॉपिक बता दूं जिसमें समय खर्च करो और 100% गारंटी के सवाल सही हो जाए, तो हम वो करेंगे ना। अल्टीमेटली हमें सवाल सही करके आना है जेईई मेंस में। तो बेटा जी तैयार हो जाइए। मैं पहले बात करूंगा कक्षा 11th की, क्लास 11th के टॉपिक्स की। तो बेटा जी देखिए, सबसे पहले त्रुटियां। अगर मैं मात्रक एवं मापन में बात करूं तो आप त्रुटियां से पढ़ सकते हो। त्रुटियां, आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या पढ़ लो इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ लीजिए। आप विमीय विश्लेषण विधि से भी सवाल आ जाते हैं, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक, विमीय विश्लेषण विधि, यार मैं कह रहा हूं इनके 2-2, 4-4 सवाल भी अगर आपने प्रैक्टिस में लगा लिए और आपने ये पढ़ लिए, तो यार सवाल अगर इस टॉपिक से आया तो यार आपका इजी किल चैप्टर है, ये इजी किल टॉपिक है। आप इस चैप्टर से सवाल को किल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्जाम में कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा, देखिए मैं आपको वही बताऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जो बहुत इजी है, हर बच्चा उसको तैयार कर सकता है। तो और पिछले कुछ 2-5 साल का पैटर्न जो मैं देख के आ रहा हूं कि हाँ भाई इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, तो आप यहां से कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसके बाद बेटा जी शुद्ध गति की, काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की। अब देखिए शुद्ध गति की नाम का जो टॉपिक है ना, उससे जो सवाल पूछा है या उससे जो सवाल देखे गए हैं, वो यार नियत त्वरण वाले पार्ट से ज़्यादा आते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन नियत त्वरण वाले हिस्से से ज़्यादा आते हैं। एक होता है वेरिएबल, जिसमें आप समाकलन या अवकलन का प्रयोग करके उनको करते नहीं, हमें सिंपल गति की समीकरणें लगानी है, या फ्री फॉलिंग का सवाल आ जाते हैं जिसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। अब यार ये तो हम कक्षा 9th से ही पढ़ के आते हैं, तो इस पे सवाल बना लीजिए। और अगर देखिए पिछले साल की भी अगर मैं बात करूं तो गुरुत्व के अधीन गति पर सवाल आया है बेटा जी जेईई मेन के अंदर, आसान सवाल आया है। तीसरा अगर मैं बात करूं 2D समतल में गति, चैप्टर कौन सा है, समतल में गति, समतल में गति।
इस समतल में गति से आप सीधा सीधा जमीन से हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल है जमीन से फेंका गया है, तो आप उसका उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, अधिकतम ऊंचाई, परास, रेंज, ये टॉपिक्स आप तैयार कर लीजिए। सवाल आते हैं, फॉर्मूलेज हैं, इनके फॉर्मूले रखिए, टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी, इस तरीके की चीज़ें आप दिमाग में रखिए। एक एक दो सवाल कर जरूर लेना, सिर्फ फॉर्मूले मत रखना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ फॉर्मूले मत रखना, फॉर्मूलों के साथ साथ आप एक एक दो सवाल कर जरूर लेना, कारण आपको एप्लीकेशन पता चलते हैं कि अच्छा ऐसे लगाए जाते हैं। अगर हम इसके बाद में चलूँ बेटा जी NLM, तो आप नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए और फ्री बॉडी डायग्राम बना के नॉर्मल सवाल अपने हाथों से ज़रूर निकाल लीजिएगा। मैं इस वक्त बहुत वो टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जिनसे सवाल आने की संभावना है, और अगर बच्चे इनको पढ़ते हैं तो उनको कठिनाई नहीं होगी, उनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा और जेईई मेन के अंदर वो स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा जी ये हो गया अपना NLM। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, इस पे सवाल आता है और आसान सवाल आता है, छोटा चैप्टर है, कर लेना। गुरुत्वाकर्षण बेटा आसान चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण आसान चैप्टर है, कर लेना। इसके बाद मैं बात करूं तो तरलों के यांत्रिक गुण। अब देखिए वैसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन तरलों के यांत्रिक गुण में भी आप पता है क्या कर लीजिए आप यार, एक तो वो कर लीजिए श्यामता वाला टॉपिक, विस्कोसिटी, श्यामता वाला टॉपिक कर लेना, और यार एक वो कर लेना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको बोलते हैं सातत्यता की समीकरण, और एक बर्नौली प्रमेय। बर्नौली के ऊपर सवाल आ जाते हैं, सातत्यता समीकरण A1 V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2, अब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है ना, तो सातत्यता सही लिखा है क्या, सातत्यता नहीं लिखा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख देता हूं बेटा जी, है ना, इक्वेशन ऑफ, या चलो सातत्यता लिख देता हूं, सातत्यता है ना की समीकरण। यार ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। देखिए मैं घूर्णन गति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं द्रव्यमान केंद्र का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनको आप इजीली करते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। बर्नौली प्रमेय आप अच्छे से करके आ जाना, बर्नौली प्रमेय पे नॉर्मल सवाल आ जाते हैं, वो पूरी इक्वेशन दिमाग में है, सवाल अप्लाई करोगे तो आपसे हो जाएंगे। श्यामता कर लेना। अच्छा स्टोक का नियम F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, फिर वहां से और आपसे टर्मिनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं सीमांत वेग, वहां से सवाल पूछ लेते हैं। तो ये छोटे छोटे फंडे अगर आप दिमाग में रखोगे तो सवाल आपसे हो जाएंगे। इसके बाद बेटा जी तरलों के यांत्रिक गुण, अगर मैं बात करूं साउंड की, 7वां हो गया, 8वां साउंड, तो यार आप बच्चे साउंड में ना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, सर कब नोड है कब एंटी नोड है, तो आप नोड वाला और एंटी नोड वाले पोर्शन को कवर कर लेना, है ना। ऑर्गन पाइप से सवाल आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इनके फॉर्मूलेस दिमाग में रखना, कब ऑर्गन खुला पाइप है कब बंद पाइप है, इस तरीके ना, तो ओपन ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप, तो इस पे सवाल बनने के चांसेस है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए 11th में से जो मैंने चैप्टर्स या जो टॉपिक्स निकाले, मैंने ज़्यादा नहीं निकाले, ज़्यादा ही निकाल लेंगे तो फिर तो फुल ही हो जाएगा ना, मैंने वो निकाले हैं जहाँ से अगर आप इनको करते हो तो आपसे डेफिनेटली सवाल हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ कक्षा 12th की, तो देखिए सबसे पहला आता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आप संधारित्र वाला चैप्टर मत छोड़ना, बस संधारित्र तो पक्के से करके जाना, संधारित्र बिल्कुल मत छोड़ना। और अब मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिज्म की। बेटा जी मैग्नेटिज्म में एक पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है जेईई मेन वालों को, आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति, कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो किस तरीके की करतब दिखाता है, करतब इन द सेंस, फिर वो त्रिज्या वृज्जाओं के बारे में पूछ लेते हैं, mv²/r
अभिकेंद्रीय बल को बेसिकली बराबर करना है आपको चुंबकीय बल के। F = QVB sin थीटा, थीटा का मान 90 है अगर अपन ने लंबवत फेंका है। वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। फिर तुलना वुलना करवा लेते हैं कि बताइए अल्फ़ा को फेंका, प्रोटॉन अल्फ़ा को फेंका, इलेक्ट्रॉन को फेंका और प्रोटॉन को फेंका, तो बताइए किस तरीके से इनकी R1 R2 R3 होंगे। अगर आपने इस पे 5 सवाल ढंग से कर लिए ना तो यकीन मानना ये वाला टॉपिक से सवाल कंफर्म आता है। कौन सी? आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करूं EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो देखिए चुंबकीय प्रेरण से जो सवाल आते हैं वो अन्योन्य प्रेरण और स्व प्रेरण से ज़्यादातर आते हैं। अन्योन्य प्रेरण वाला हिस्सा निपटा लीजिए, स्व प्रेरण वाला हिस्सा निपटा लीजिए, और प्रेरकत्वों का संयोजन भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी। प्रेरकत्वों का संयोजन, जैसा कि जेईई मेन 2022 में देखा गया है, सिंपल प्रेरकत्वों का संयोजन पूछ लिया गया। यार बेटा जी बता रहा हूँ मैं, ये ना तुमको वो दे रहा हूँ जड़ी बूटी लास्ट टाइम चलते चलते कि ले लो जाओ यार, तुमने साल भर मेहनत नहीं करी ना, कोई बात नहीं, इतना तो कर ले, अगले 2-3 महीने इतना भी कर लेगा ना, तेरा काम बन जाएगा। चौथा चैप्टर जो आता है बेटा जी वो है AC, प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा से जो सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है अनुनाद से। रेजोनेंस किससे पूछे जाते हैं? रेजोनेंस, अनुनाद से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। या क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर, Q कारक। आप क्वालिटी फैक्टर को अच्छा कर लीजिए, एटलीस्ट इसका फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। फॉर्मूला एटलीस्ट इसका बेटा जी फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, ठीक है। AC खत्म हो गया, हम बात करते हैं बेटा जी रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। अब देखिए किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यार वैसे तो रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है, फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, लेंस मेकर फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। पावर वावर निकालवाना बता देते हैं, फिर वो माध्यम चेंज कर करके नहीं पूछते कि बताइए पावर वगैरह कितनी होगी। तो लेंस मेकर सूत्र को आप दिमाग में रखिए, आप इससे काम चला सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा जी तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, यार वेव ऑप्टिक्स तो बहुत इजी टॉपिक है, सवाल भी आना पता है कहां से आएगा। द मोस्ट फेवरेट YDSE, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग द्विझुर्री प्रयोग, यंग द्विस्लिट प्रयोग। यार बोलो यार। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा जी 7वां, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। और ये आधुनिक भौतिकी को तो मैं पूरा ही बोलूँगा, आप पूरा कर लीजिए, जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। आप मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए, पूरा ही कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह की, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल आ जाते हैं, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें भी प्रकाश विद्युत प्रभाव से सवाल देखे जाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कर लीजिए। आइंस्टीन, जिसमें आपकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है, जिसके कारण से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद रखना, प्रकाश आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसके कारण से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो इक्वेशन हमेशा याद रखना। उस पर सवाल आते हैं यार, सवाल आते हैं, दिमाग में रखना। उसके बाद आप चाहो तो अर्धचालक नाम का चैप्टर है, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक नाम के चैप्टर में ना 3 पार्ट है जहाँ से सवाल आ सकते हैं। एक तो है तार्किक द्वार, लॉजिक गेट। एक है तार्किक द्वार जिसको बोलते हैं लॉजिक गेट। अगर आप बेटा जी पूरा लॉजिक गेट पढ़ के जा रहे हो तो सवाल बन जाते हैं, इजी टॉपिक है। यस, तार्किक द्वार, लॉजिक गेट इजी टॉपिक है, आप कर लीजिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में भी कहां से बनता है सवाल?
ट्रांजिस्टर में भी वो बनता है, वो आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर दिमाग में रखना है। और अगर मैं डायोड की बात करूं तो डायोड में तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेवरेट है ना उनका, वो है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड, आप ज़ीनर डायोड के 2-5 सवाल देख के सर जाओ, मैं कह रहा हूँ 5 सवाल कर जाओ ज़ीनर डायोड के, बाकी सारे सवाल एक जैसे एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर काम में लेते हैं हम ज़ीनर डायोड को। आप अगर ज़ीनर डायोड करके जा रहे हो ना, 5 सवाल कर जाओ, प्रीवियस ईयर्स के 5 सवाल ज़ीनर डायोड के कर जाओ, आए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे होगा अगला छठा सवाल ऐसे होगा, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर को पढ़ के चले जाओ, वो लाभ वगैरह पढ़ के चले जाओ, अल्फा बीटा वगैरह पढ़ के चले जाओ, अल्फा को बीटा में कब बदलते हैं, बीटा को अल्फा में कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, रिलेशन याद रख के चले जाओ, है ना। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ संग्राहक और उभयनिष्ठ आधार, ये तो 2-3 चीज़ हैं, उनको याद रखिए। लॉजिक गेट, तार्किक द्वार, 7 गेट हैं आपके पास, है ना, 7 गेट है। जनरली बच्चे 5 ही पढ़ते हैं, पर मैं बोलता हूँ आप 2 गेट और पढ़ लीजिए, XOR गेट और XNOR गेट, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। तो आप 7 गेट को पढ़ के जाइए और उन पे सवाल कर जाइए। सत्यता सारणी दिमाग में रखिएगा, सत्यता सारणी मतलब ट्रुथ टेबल दिमाग में रखिएगा। टाइमिंग डायग्राम, कभी कभी टाइमिंग डायग्राम देखे नहीं, आपसे पूछ लेते हैं बताइए फलाने गेट का इस्तेमाल किया, आउटपुट बताओ। अगर आप इतना करके जा रहे हो ना, तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि आप 100% स्कोर कर पाओगे जेईई मेंस के अंदर, लेकिन डेफिनेटली बेटा जी एक बहुत बड़ा स्कोर आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो पूरी फिजिक्स के अंदर जो बच्चे अभी जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद बोल दीजिए, और जिनकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है लेकिन जेईई मेंस अच्छे से देना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ स्कोर प्राप्त कर लें, तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं क्लास 11th के मैंने 8 चैप्टरों में से कुछ टॉपिक्स बता दिए। क्लास 12th के भी बेटा जी मैंने 7 और ये 8, क्लास 12th के भी मैंने 8 चैप्टरों में से कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए। आप अगर इतना करके जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड मार्क्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। आज भी अगर अभी तक नहीं पढ़ाई की है, नहीं स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर दीजिए। हम यूट्यूब पर बेटा रेगुलर आते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो डेली शाम को 5 बजे फिजिक्स की क्लास होती है, ज़रूर आइएगा। डाउटनट जेईई हिंदी मीडियम चैनल पर अगर आप लोग आते हो, आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए आ जाइए, फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बेटा जी अब आज तो इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे किसी दिन एक और नई तगड़ी वीडियो के साथ। डेफिनेटली एक और आपके लिए ऐसा ही मसालेदार कंटेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं जी बेटा जी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।